जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 41वां वीडियो है और आज का टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार, जिसे अन्य नामों से भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। इसका समय काल 1909 रहा है। अगर इंग्लिश में बात कर ले तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं। तो आइए समझते हैं ये सुधार क्या था। मार्ले मिंटो सुधार 12 मार्च 1909 को ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित किया गया। अगर इसका नाम का खुलासा करें तो मार्ले उस समय भारत के मंत्री थे और मिंटो भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। अगर यहाँ दो शब्द आ रहा है, वायसराय या गवर्नर जनरल। जब संसद से बात करने के दौरान जो अधिकारी होते थे उनका पद नाम वायसराय हो जाता था और ये महारानी के प्रतिनिधि होते थे। और भारत में अगर प्रशासक के तौर पे वो काम करें तो वे गवर्नर जनरल कहलाते थे, यानी कि प्रांतों में गवर्नर होते थे और उनके मुखिया को हम लोग, उनके प्रमुख को हम लोग गवर्नर जनरल कहते हैं। तो अगर 1858 के बाद गवर्नर जनरल या वायसराय आए तो आप लोग एक ही नाम को समझिएगा, ठीक है ना। 1858 के बाद वायसराय पद सृजित हुआ था, जिसे हम लोग गवर्नर जनरल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 1858 से पहले अगर कोई व्यक्ति अगर वायसराय कहे कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग या वायसराय समथिंग, तो उसको आप लोग नहीं मानिएगा। 1858 से पहले वायसराय का पद नहीं था। 1858 के बाद गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों एक ही पद था, आप दोनों नाम से सूचित कर सकते हैं। लेकिन 1858 से पहले आप लोग गवर्नर जनरल को वायसराय नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि ये सुधार की बात कर रहा है। सुधार होता है जो एक विशिष्ट अर्थ देता है। तो ये सुधार किस में विशिष्ट अर्थ देता है, किस में सुधार की बात कर रहा है? तो प्रशासन या गवर्नेंस में सुधार की बात कर रहा है। वो जो ये गवर्नेंस जो है वो कहाँ कहाँ पर है? केंद्र एवं प्रांतों से संबंधित है। इस केंद्र एवं प्रांतों से संबंधित प्रशासन में सुधार की बात करता है, संवैधानिक सुधारों को इंगित करता है। तो आइए देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार में क्या क्या शामिल है। अगर हम लोग प्रशासनिक इकाइयों में सुधार की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रशासनिक इकाइयों का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। उस समय प्रशासनिक इकाई केंद्र सरकार के बात करें तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जैसे आज केंद्र सरकार है दिल्ली में, और यहाँ पर गवर्नर जनरल और वायसराय प्रमुख हुआ करते थे। दूसरी है प्रांतीय सरकार, जिसे राज्य सरकार से आप जोड़कर कह सकते हैं। प्रोविंशियल काउंसिल, यहाँ पर गवर्नर जनरल प्रमुख होते थे और मुख्य आयुक्त की क्षेत्र होता था, चीफ कमिश्नर। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों का समूह होता था। अगर बात करें संवैधानिक सुधारों की तो भारतीयों की संख्या अधिक बढ़ाए जाने की मांग की जाने लगी केंद्र और प्रांत के स्तर पर। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की मांग की जाने लगी और ये चुने हुए प्रतिनिधियों नामांकित होना, बहस करने का अधिकार इनको दिया जाए भारतीयों को, बहुमत स्थापित हो, गवर्नर और गवर्नर जनरल के अधिकार को थोड़ा सा कम कीजिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की मांग की गई। अभी तक हम स्वराज की मांग कर रहे हैं। 1906 AD के कोलकाता अधिवेशन में इस शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का? स्वराज्य शब्द का। और जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और सबसे पहले 1906 AD में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद देखेंगे जो स्वराज्य है स्वतंत्रता नहीं है। जो स्वराज्य है वो स्वतंत्रता नहीं है, जिसे हम यानी कि स्वतंत्रता को हम 1929 AD के लाहौर अधिवेशन में मांग की और 26 जनवरी 1930 को विधिवत रूप से इसकी घोषणा की स्वतंत्रता को। यानी कि स्वराज्य से स्वतंत्रता की यात्रा लगभग 23 वर्षों की रही, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता की मांग हम लोग 1930 में आकर किए, ठीक है ना। तो ये रहा। अब देखते हैं कि स्वराज्य का मतलब क्या होता है, आगे देखते हैं। स्वराज्य और स्वतंत्रता में अंतर होता है। तो आइए देखते हैं कि स्वराज्य और स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है। स्वराज्य, जिसे इंग्लिश में डोमिनियन स्टेट कहते हैं, यानी कि आपका राज्य होगा परंतु हम अपने मामले खुद देखेंगे। जैसे कि मान लिया एक छतरी है, छतरी एक ब्रिटिश सरकार है, ठीक है ना। इस ब्रिटिश सरकार के नीचे भारतीय रहेंगे और भारतीय अपना शासन और अपने मामले खुद देखेंगे। तो ये एक प्रकार से डोमिनियन स्टेट का उदाहरण है, यानी कि आपका राज्य होगा, ब्रिटिश का राज्य होगा, परंतु हम अपने मामले खुद देखेंगे। इससे पहले बात करें तो कनाडा में अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट प्रदान किया था। कनाडा अंग्रेजों का अधीन था, परंतु 1867 AD में डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया था अंग्रेजों ने। सेल्फ गवर्नेंस यहाँ से शुरू हो गई। कनाडा ब्रिटिश सरकार का हिस्सा होगा, लेकिन कुछ मामले में वहाँ के लोग
को लोगों को खुद राज्य चलाने की मांग होगी। तो ये रहा अपना डोमिनियन स्टेट यानी कि स्वराज्य। अगर भारत की बात करें तो 1909 AD आते आते हम कुछ मामलों में स्वराज के नज़दीक पहुंचते हैं, अपने को पाते हैं। अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 AD में, वहाँ पर स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। और यहाँ से अगर स्वराज्य से और पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। यानी कि स्वराज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की यात्रा 23 वर्षों की रही है। ये दो चीज़ों को हमें दिखाता है। इस दौरान जो आंदोलन होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं, हमें हमारी ऊर्जा को दिखाता है और अंग्रेज़ों ने हमारी मांगों को उपेक्षा की। इन दो चीज़ों को ये दिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1942 आते आते हम लोग अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने को कहते हैं और भारत छोड़ो की बात कहने लगे हम लोग। अगर बात करें वहीं तो लॉर्ड मिंटो भारत आने से पहले कनाडा के वाइसराय थे। इनके पास डोमिनियन स्टेट चलाने का अनुभव भी था। किस तरीके से साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत स्वराज को चलाने का स्वराज चलाया जाता है, इसके पास अनुभव था। उस समय उग्रवादी नेता भी स्वराज की मांग कर रहे थे। अगर बात करें उग्रवादी नेता के अंतर्गत 1914 में जब तिलक जी जेल से निकले तो उन्होंने स्वराज की मांग की थी। ये रहा अपना स्वराज्य। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। इससे पहले भारत में क्या आंदोलन की स्थिति थी उसको जान लेते हैं, उसका स्वरूप क्या था उसको समझ लेते हैं। यानी कि 1909 से पहले भारत के आंदोलन के स्वरूप की बात करें तो बंगाल विभाजन हो चुका था। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया था। इससे आंदोलन उग्र हो गया। 1907 में कांग्रेस पार्टी थी, इसका दो विभाजन हो गया। यानी कांग्रेस हाफ पार्ट में बट गया, उदारवादी और उग्रवादी में। अंग्रेज अब इन दोनों गुटों को आपस में लड़ाने के सोच रहे थे। उदारवादियों को भ्रमित करना इन्होंने शुरू किया और उग्रवादियों को अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। 1906 AD में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इस मुस्लिम लीग का पूरा नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। और उसके बाद एक चीज़ क्या देखेंगे कि सर सैयद अहमद खां जो होते हैं अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन से जुड़ती हैं और ये लगातार इस बात का समर्थन करते रहते हैं कि मुस्लिम वर्ग अंग्रेज़ों के साथ अपने हित को देखें। इस कारण मुस्लिम समुदाय मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके और आधुनिक शिक्षा से भी नहीं जुड़ सके और लगातार मुस्लिम वर्ग पिछड़ते चला गया। ये कहा करते थे सर सैयद अहमद खां, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो दल है हिंदुओं का है, इसमें मुस्लिमों का भला नहीं हो सकता। ठीक है ना। उसके बाद अब देखेंगे कि यहाँ तक आते आते भारत की कुल आबादी में 25% मुसलमान थे। अगर बात करें 1906 AD में मुस्लिम सम्मेलन ढाका में हुआ था। जो 1906 में जो मुस्लिम लीग स्थापना हुआ था उसका सम्मेलन ढाका में हुआ। यहाँ पर 3000 प्रतिनिधि भाग लिए थे, जिसमें से 58 संस्थापक सदस्य थे और 3 प्रमुख नेता थे। 3 प्रमुख नेता की बात करें तो आगा खां तृतीय, उनका पूरा नाम था आगा खां तृतीय, वो प्रथम अध्यक्ष बने। नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब वकील उल मलिक, ये 3 प्रमुख नेता थे। और तीनों प्रमुख नेता जब दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का सम्मेलन ढाका में हुआ, उसके बाद ये तीनों प्रमुख नेता लॉर्ड मिंटो जो उस समय वाइसराय थे, इनसे मिलने शिमला गए थे और अलग प्रतिनिधित्व की इन्होंने मांग की जनसंख्या के अनुपात में। उस समय कुल आबादी का 25% मुसलमानों की जनसंख्या थी। इसके अनुपात में वह अलग से प्रतिनिधित्व की मांग की। कहाँ अलग से प्रतिनिधित्व की मांग की? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंस में, यानी कि प्रांत और केंद्र के स्तर पर, दोनों स्तरों पर मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में अपने प्रतिनिधित्व की मांग की। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि अंग्रेज 1858 के क्रांति के बाद बांटो और शासन करो की नीति अपनाए। इस क्रम में क्या हुआ कि इन्होंने शुरू में हिंदुओं को आगे बढ़ाया एवं हिंदुओं को समर्थन दिया और बाद में मुस्लिमों को समर्थन देना शुरू किया। शुरुआत में हिंदुओं को आगे बढ़ाया एवं मुसलमानों को दबाया और फिर बाद में क्या हुआ 1870 AD के बाद मुसलमानों को सपोर्ट करना शुरू किया और हिंदुओं को दबाना शुरू किया। इस तरह से इन्होंने गेम खेलना शुरू किया बांटो और शासन करो की नीति के अंतर्गत। उसके बाद देखें कि अंग्रेज उदारवादियों को समर्थन देते हैं, उदारवादियों का समर्थक बनते हैं और उग्रवादियों का विरोध में खड़े हो जाते हैं। इस वजह से देखेंगे कि उदारवादी और उग्रवादी के बीच ये अंग्रेज ताश के पत्ते खेलते रहे। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इनको संप्रदाय के कार्ड उपलब्ध भी कराया। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ कांग्रेस के समानांतर राजनीतिक संगठन तैयार हो गया था जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिसका मानना था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक के हाथों में मुस्लिम हित सुरक्षित नहीं है।
हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, इसलिए ये मान के चलता था मुस्लिम लीग हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, इसलिए अलग से प्रतिनिधित्व की मांग की। अंग्रेज़ों को यह मांग बहुत पसंद आई और ये लगातार इस मांग को ध्यान में रखते हुए जितने भी एक्ट आए, 1919 का एक्ट या 1935 का एक्ट आए, वो एक्ट आया, सभा एवं निर्णय लेने के दौरान इस पर अमल किया गया और मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकारते हैं और हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई पैदा करते हैं और ये खाई समय के साथ गहरी होती चली जाती है। शुरुआत में जिन्ना की बात करें तो शुरुआत में जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के पक्ष में थे, बाद में ये मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। अगर बात करें आज़ादी के बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नाम तो भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग था, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग था और बांग्लादेश में अवामी लीग था। अब देखते हैं कि क्या क्या किया गया मार्ले मिंटो सुधार में। अंग्रेज़ों के सामने दो स्थितियाँ थी। जो मुस्लिम वर्ग था, मुस्लिम समुदाय था, अलग से प्रतिनिधित्व की मांग करता था, वहीं पर उदारवादी संवैधानिक अधिकारों की मांग करते थे। एक मिनट। अंग्रेज़ों के सामने दो स्थितियाँ थी। जो मुस्लिम समुदाय था अलग से प्रतिनिधित्व की मांग करता था, वहीं पर उदारवादी संवैधानिक अधिकारों की मांग करते थे। मार्ले संसद में अधिकार देने की मांग की। जो मार्ले थे उसमें भारत सचिव थे, ब्रिटिश संसद में मुसलमानों को अधिकार देने की बात कही। इसने आयोग बनाकर प्रस्ताव रखा। इसके सुझाव के बाद 1909 एडी में 1909 मार्ले संसद में अधिकारों की मांग की और मार्ले जो थे भारत सचिव थे, ब्रिटिश संसद में मुस्लिमों के लिए अधिकार की मांग की। इसने आयोग बनाकर प्रस्ताव रखा। इसके सुझाव के बाद 1909 एडी में जो आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते थे, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते थे, इसमें मुस्लिमों को अधिकार देने की बात कही। मिंटो को थोड़ा समझते हैं। मार्ले मिंटो जो वायसराय थे, इनके संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। सन 1848 में इनका जन्म हुआ, 1914 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत में वायसराय बनने से पहले ये कनाडा में वायसराय रह चुके थे और भारत में वायसराय इन्होंने 1905 से 1910 के दौरान इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। ये राजनीतिक व्यक्ति थे, रूढ़िवादी दल के नेता थे जो अपने देश को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, यानी कंजर्वेटिव पार्टी के ये नेता थे। वहीं बात करें लेबर पार्टी तो उस समय यानी 1909 के दौरान लेबर पार्टी अस्तित्व में ही नहीं आई थी। लेबर पार्टी वो सरकार में ही नहीं आई थी। ये पहली बार 1924 से 25 में लेबर पार्टी सरकार में आई थी। ये जो मिंटो थे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक थे। ये कहा करते थे कि भारत एक महाद्वीप है, इसमें रहने वाले लोगों को अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी परंपरा होने के कारण इसमें कई राष्ट्र हैं, यानी कि भारत विभाजित है कई राष्ट्रों में। कांग्रेस ने इस कथन का जबरदस्त विरोध किया और सन 1909 एडी में अधिनियम में मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया निर्वाचन क्षेत्र को देकर, ये मिंटो थे इस बात को साबित भी कर दिए कि भारत में अनेक राष्ट्र है। इनका एक और कथन है कि मुस्लिम समुदाय जीतने वाला समुदाय है और शासन करने वाला समुदाय है, यानी कि जो औरंगजेब थे, जो अकबर थे, ये जीतने वाले समुदाय थे और इन्होंने भारत पर शासन किया। तो इस वजह से मुस्लिमों के अंदर आक्रोश भरने का काम किया हिंदुओं के प्रति। ये अब ये मिंटो जो थे सीधे सीधे अपनी पक्ष बता दिए कि हम मुस्लिमों के पक्ष में हैं, मुस्लिम तुम मांग करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे मांगों को पूरा करेंगे। और उस समय बात करें तो सबसे बड़े स्तर पर केंद्र सरकार थी, जिसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जिसमें जो हेड थे वायसराय हुआ करते थे। वहीं समय विधान परिषद था। उस समय बहुत सारे स्वतंत्र प्रांत थे जहाँ पर विधान परिषद था। स्वतंत्र प्रांत की बात करें तो बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, असम, पंजाब, ये सारे उस समय स्वतंत्र प्रांत के रूप में थे और इनके हेड गवर्नर होता था। वहीं पर जब अगर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो वहाँ हेड रहा करते थे वायसराय। ठीक है, आगे देखते हैं। संवैधानिक सुधार की बात करें तो भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा देगी और थोड़ा सा इनको अधिकार भी दे दिया गया। सुधार की मुख्य धाराओं की बात करें तो सबसे पहले निर्वाचन आता है। केंद्र एवं प्रांत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। पहले सदस्य मनोनीत होते थे, प्रांतों में गवर्नर करते थे और केंद्र में गवर्नर जनरल का किया करते थे।
ये अपने विश्वसनीय लोगों को नियुक्त करते थे, गवर्नर और गवर्नर जनरल। भारत के लोग इससे अपेक्षा नहीं करते थे। जो इसमें निर्वाचित सदस्य, जो मनोनीत सदस्य थे, भारत के लोग इनसे अपेक्षा नहीं करते थे कि ये हमारे हितों की रक्षा करेंगे। अब क्या हुआ कि अब नामांकित जो सरकारी होते थे और निर्वाचित गैर सरकारी प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक हो गई, यानी कि सरकार का बहुमत कम हुआ, यानी ब्रिटिश सरकार का बहुमत कम हुआ। परंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित भारतीय नेता और अनिर्वाचित विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले जो भी थे, पूरी तरह निर्वाचित नहीं होने के कारण सही मायने में लोकतंत्र नहीं आया। परंतु हम बात करेंगे कि ये जो अंग्रेज थे अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान परिषद में भी पकड़ बनाए रखे। कैसे पकड़ बनाए रखे कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो बढ़ाए, परंतु इतनी नहीं बढ़ाए कि वे बहुमत में आ जाए, यानी कि भारतीय बहुमत में आ जाए। कुछ सीट कुछ लोगों को आरक्षित कर दिए गए, जैसे कि जमींदार, पूंजीपति और ब्रिटेन में रह रहे भारतीय तथा मुस्लिमों के लिए सीट आरक्षित कर दिए गए। यहाँ आपको लगेगा कि सरकार बहुमत में नहीं आई है, लेकिन सरकार ने बहुत चालाकी से गेम खेला कि अप्रत्यक्ष रूप से विधान परिषदों पर, जो प्रांत में विधान परिषद थी, उस पर भी अधिकार किया जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या इतनी नहीं बढ़ाई गई कि वे बहुमत में आ जाए, ठीक है ना, वे बहुमत में आ जाए। और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने विधान परिषद पर भी अधिकार जमाए रखा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि सांप्रदायिकता के बीज कैसे बोता है मार्ले मिंटो सुधार। 1857 के क्रांति के बाद से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी के अंतर्गत 1857 के बाद अंग्रेजों ने हिंदुओं को समर्थन दिया और मुसलमानों को दबाना शुरू किया। उसके बाद 1870 एडी के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को समर्थन दिया और हिंदुओं को दबाना शुरू कर दिया। इस कारण से हिंदू और मुस्लिम में खाई पैदा होने लगी। ये रही कहीं सही कसर मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ये खाई और चौड़ी होती चली गई। इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है और मार्ले मिंटो सुधार ने सांप्रदायिकता के बीज बो दिए। तो आइए देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार ने कैसे सांप्रदायिकता के बीज बोया। मुस्लिमों के लिए इस सुधार में अलग से आरक्षण प्रदान किया गया। मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे, कोई और दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा। भारत की कुल आबादी के 25% उस समय मुसलमान थे। उस समय मुसलमान 25% थे और 25% जनसंख्या से अधिक का प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया गया। सीमित भारतीयों को उस समय वोट देने का अधिकार था। जो व्यक्ति शिक्षित हुआ करता था, आयकर चुकाता था और संपत्ति के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया। उसके बाद मुसलमानों को मतदान में यहाँ पर छूट दी गई। देखिए, भारतीयों को जो शिक्षित है, आयकर अदा करते थे, उनको सीमित अधिकार दिया गया मतदान का, लेकिन यहाँ भी मुसलमानों को मतदान में छूट दिया गया। इस तरह मार्ले मिंटो सुधार ने सांप्रदायिकता के बीज बो दिए और यह बीज लगातार बढ़ता चला गया और सन 1947 में हमें दो राष्ट्र के रूप में दिखाई देता है। सन 1917 एडी में उग्रवादी और मुसलमान का मिलाप तो हो गया, लेकिन इसको आगे जारी नहीं रखा गया। इस बीच हिंदुओं के भी संगठन बनने लगे थे। सन 1909 में ही पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना भी हुई थी। निर्वाचन उस समय जो अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, जिस प्रकार आज राज्यसभा की होती है, उसी तरह उस समय निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। पहले कुछ लोग स्थानीय निकाय के लोगों को चुनते थे। ये सदस्य निर्वाचन मंडल बनाते थे। ये प्रांतों के लिए प्रतिनिधित्व का चुनाव करते थे और ये प्रांत एवं केंद्र के प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। तो देख लीजिए, इस तरह से निर्वाचन उस समय अप्रत्यक्ष था। चुने तो भारतीयों के द्वारा ही जाते थे, परंतु भारतीयों की संख्या न्यून थी, कम थी। सही मायने में इसे आप लोकतंत्र नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ कुछ होने लगे तो हम लोग सुधार का नाम देते हैं। आगे देखते हैं संवैधानिक सुधार क्या हुआ था। परिषद के अधिकारों में वृद्धि किया गया, यानी कि सदस्यों के अधिकार में वृद्धि किया गया। उन्हें बहस करने का अधिकार दिया गया परिषद में। आर्थिक मामलों पर जो पहले नहीं था उस पर बहस करने का अधिकार दिया। विषय पर संशोधन प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया और कुछ विषयों पर मतदान का भी अधिकार दिया गया। अगर मतदान रिजेक्ट हो जाता है तो आगे जो मतदान रिजेक्ट हुआ, गवर्नर या गवर्नर जनरल के अधिकार के अंतर्गत मतदान को रिजेक्ट किया जा सकता था। इस मंच का, यानी कि परिषद के मंच का खूबसूरत उपयोग गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये बहुत ही अद्भुत वक्ता थे। गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे। गांधी जी को इन्होंने कहा था कि पहले देश का भ्रमण
भ्रमण करो और फिर इसके माध्यम से देश को समझने का प्रयास करो, फिर भारतीय राजनीति में प्रवेश करना। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसमें इतना पैसा इनको कम मिलता था कि जीवन जीना भी मुश्किल होता, लेकिन लोग फिर भी काम करते थे। बड़ा ही त्यागी व्यक्ति थे ये लोग। सरकार की दमन और प्राथमिक ये क्या करते थे, परिषदों में सरकार ने जो दमन नीति चला रखी थी, प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद इन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर जो अत्याचार हो रहा था, इन सब चीज़ों को ये परिषद के मंचों पर इन्होंने उठाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने उठाकर देश का मुद्दा बना दिया। अंग्रेज़ों को जवाब देना पड़ गया इसको, और अंग्रेज बहस के माध्यम से अंग्रेज इसका जवाब देने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इससे लोगों की आंखें खुली एवं स्वतंत्रता आंदोलन में गति मिली। इससे हमारे राष्ट्रीय चेतना में भी विकास हुआ। प्रश्न पूछने का अधिकार था, इसमें मार्ले मिंटो के सुधार में प्रश्न पूछने का अधिकार था और सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी अधिकार था। अब देखते हैं कि क्या मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की या लोकतांत्रिक सरकार या संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। तो हाँ, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार की शुरुआत हुई, लेकिन इसके साथ साथ सांप्रदायिकता के बीच का बीजारोपण भी हो गया। उसके बाद देखते हैं शाही परिषद, इंपीरियल काउंसिल, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, जिसे कैबिनेट कहते हैं। कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का अधिकार मिल गया और पहले भारतीय थे सत्येंद्र सिन्हा। कार्यकारिणी यानी कैबिनेट में सभी निर्णय लेती थी। जो कार्यकारिणी थी सभी निर्णय लिया करती थी। चौथा है भारत मंत्री, जो लंदन की कार्यकारिणी में लंदन में था कि भारत मंत्री के कार्यकारिणी में 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया। इसे भारतीय उदारवादी स्वीकार नहीं किए, इस चीज़ को भारतीय उदारवादी स्वीकार नहीं किए और उग्रवादी तो सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिए। गांधी जी ने कहा कि मार्ले मिंटो ने हमारे भारत का सर्वनाश कर दिया, ये हमें भ्रमित करने का काम किया है, देकर भी कुछ नहीं दिया। उदारवादी कुछ मामलों में इसे स्वीकार करते हैं और इसी कारण उग्रवादी और उदारवादियों में बहस होता है और इस सुधार ने हमारे से मुसलमानों को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये नाम मात्र का सुधार साबित हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, अब सीमित अधिकार भी इसमें दिया जाने लगा। मिंटो ने सीधे जो मिंटो थे, ये मिंटो साहब जो वायसराय थे, मिंटो ने सीधे कहा कि अगर भारत में सीधे अथवा संभव तरीके से संसदीय व्यवस्था लागू की जा रही है या उसे स्थापित करने में कोई सहायता मिलेगी तो मेरा उसमें कोई संबंध नहीं रहेगा। जबकि जो भारत मंत्री थे, मार्ले थे, वो कहा करते थे कि भारत में सत्ता बचाना है तो कुछ तो सुधार करना होगा। लेकिन जो मिंटो थे, जो अपने वायसराय थे, उन्होंने कहा कि सुधार से हम सत्ता को नहीं बचा सकते, मैं आपके बात से असहमत हूँ। मार्ले और मिंटो में दोनों में असहमति यहाँ पर पैदा हो गई। लेकिन वायसराय जो थे, इसके अलावा इस सुधार में देखेंगे कि वायसराय और गवर्नर जनरल को जो वीटो पावर था, विशेषाधिकार था, वो बना ही रहा। आगे देखते हैं इसका लाभ क्या हुआ मार्ले मिंटो सुधार का। मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ उससे लाभ क्या क्या हुआ भारतीय को, इसको देखते हैं। पहले चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद, जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, उसमें एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। केंद्र और प्रांत के सदस्यों को कुछ अधिकार दिया गया, जैसे बहस करने का अधिकार। इस बहस करने के अधिकार ने, इस मंच का प्रयोग भारतीयों ने बहुत अच्छे तरीके से किया, खासकर गोपाल कृष्ण गोखले ने, जिससे पूरे देश में एक चेतना की लहर पैदा हुई और स्वतंत्रता आंदोलन को धार मिला। तो ये मिल रहा अपना मार्ले मिंटो सुधार। कल हम लोग होम रूल लीग का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग होम रूल लीग का होम रूल लीग आंदोलन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये रहा अपना मार्ले मिंटो सुधार। कल हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।